तो आज का जो टॉपिक होने वाला है प्रतिबिंब का निर्माण, और इस टॉपिक में हम लोग तीनों दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण समझेंगे। कौन कौन दर्पण है? एक अवतल दर्पण है, एक है उत्तल दर्पण, और सबसे मेन समतल दर्पण। तो सबसे पहले हम किसका बात करेंगे? समतल दर्पण का बात करेंगे। तो चलिए समतल दर्पण द्वारा देखते हैं। देखिए समतल दर्पण द्वारा वस्तु का जो निर्माण है ना, वो मतलब कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा है, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, हम जो बताने जा रहे हैं, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी वीवीआई होने वाला है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है वह कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि जो प्रतिबिंब का आकार होता है, जो ऑब्जेक्ट का आकार होता है, वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। यानी कि जो वस्तु का आकार होता है वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। यानी कि आपका हाइट 5 मीटर है और आप समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो भी क्या होगा? 5 मीटर ही शो करेगा। और समतल दर्पण क्या होता है आपको हम बताए हुए हैं पार्ट 1 वीडियो में, जाकर देख लीजिएगा। नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं दर्पण अपने घरों में, वह दर्पण समतल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। जो प्रतिबिंब है ना, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, यानी कि आप अगर खड़ा है यहाँ पे, आपका नट्टी ऊपर है, तो आपका नट्टी प्रतिबिंब में भी क्या रहेगा? ऊपर की तरफ ही रहेगा, आपका नट्टी नीचा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिबिंब पार्श्वक रूप से उल्टा होता है। पार्श्वक रूप से उल्टा होता है, इसका मतलब है कि जो आपका दायां हाथ है, जो आपका दायां हाथ है वो प्रतिबिंब में क्या दिखेगा? बायां दिखेगा। और जो बायां हाथ है वो आपको प्रतिबिंब में क्या दिखेगा? दायां दिखेगा। अर्थात आपका जो चेहरा होगा ना, मतलब बदल जाएगा, आधा मतलब मानिए ना डाइवर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि दायां से बायां की तरफ हो जाएगा और बायां से दायां की तरफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर अपना लेफ्ट गाल को एक चट्टी पीटते हैं तो आपको प्रतिबिंब में कैसा प्रतीत होगा? या अपने राइट गाल को एक चट्टी पीट रहे हैं। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर पॉइंट। प्रतिबिंब आभासी होता है। और आभासी का मतलब क्या होता है आपको हम बताए हुए हैं। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। चलिए, और छठा पॉइंट क्या कर रहा है? प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे अर्थात सामने रहता है। इस पॉइंट को समझते हैं हम। देखिए, अगर मान गए ये दर्पण है, ये क्या है? ये दर्पण है, और यहां से आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, यहां से आपकी दूरी कितनी है? 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर है। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो दर्पण से, ना कि आपसे, दर्पण से उसकी दूरी कितनी होगी? यहाँ पे अगर मान के आपको प्रतिबिंब बनता है तो ये भी दर्पण से कितनी दूरी होगी? 5 मीटर की दूरी पर होगी। ये बात 6 नंबर पॉइंट कह रहा है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अभी जो हम 6 पॉइंट बताए हैं ये सभी को क्लियर होगा। हमें आशा है कि आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम इसको फिगर बताते हैं किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। तो देखिए समतल दर्पण में इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। ये फिगर को आप चाहे तो अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। नॉर्मल फिगर है, कुछ नहीं करना है। ये जो ए और बी जो है, ए और बी, ये क्या है? एक वस्तु है, और जिसका प्रतिबिंब क्या है? ए डैश बी डैश क्या है? उसका प्रतिबिंब है। ए बी क्या है? एक वस्तु है, और ए डैश बी डैश क्या है? इसका प्रतिबिंब है। और अगर मान गए इसकी दूरी जो है दर्पण से बी की दूरी, ए बी की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से ए डैश बी डैश की दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर ही होगी। और एक बात, अगर ए बी की लंबाई 5 मीटर है, अगर ए बी की लंबाई 5 मीटर है, तो ए डैश बी डैश की लंबाई कितनी होगी? 5 मीटर ही होगी। यहां तक क्लियर है ना सभी को? यही पॉइंट हम आपको इससे पहले बताए हैं, तो यही इस फिगर में आपको हम बताना चाह रहे हैं। आशा है कि आप सभी को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब निर्माण देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का हम लोग निर्माण करेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को हम देखते हैं। देखिए अवतल दर्पण इस प्रकार होता है ना, आपको हम बता चुके हैं, आपको हम पढ़ा चुके हैं पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 2 वीडियो पर जाकर देख लीजिएगा। अवतल दर्पण इस प्रकार होता है ना,
आपको ए सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे बोला जाता है यानी कि वक्ता केंद्र, एफ है यानी कि फोकस बोला जाता है, और पी है यानी कि पोल यानी कि ध्रुव बोला जाता है। ये सभी बातों का जिक्र हो चुका है आप लोगों को पार्ट 2 वीडियो में, जाकर एक बार अवश्य देख लीजिएगा। चलिए हम समझते हैं प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में एक वस्तु है पी पर, मान गए कि एक वस्तु कहाँ पे है, पी पर है, तो इसका भी तो निर्माण हो सकता है यानी कि 1 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, पी और एफ के बीच में तो कोई वस्तु हो सकता है ना, तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे हो गया 2 नंबर। चलिए एक एफ पर भी तो इस निर्माण हो सकता है वस्तु का, तो ये क्या हो जाएगा 3 नंबर। और एफ मतलब क्या होता है, फोकस होता है, और सी मतलब क्या होता है, वक्ता केंद्र। फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में तो कोई वस्तु हो सकता है, जी हाँ सर हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 नंबर। चलिए एक और बात, क्या वक्ता केंद्र पर नहीं हो सकता है, वक्ता केंद्र पर भी हो सकता है, तो ये 5 नंबर। नेक्स्ट देखेंगे वक्ता केंद्र और अनंत, हम बताए हुए थे सूर्य और सूर्य की दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, अनंत मान लेते हैं। तो वक्ता केंद्र और सूर्य के बीच की दूरी भी तो एक हो सकती है, जिसे हम लोग क्या मानेंगे, अनंत और वक्ता केंद्र की बीच की दूरी, इसे क्या बोलेंगे 6 नंबर। और 7 नंबर कौन हो जाएगा, तो जो सूर्य की प्रकाश होता है जिसे हम लोग क्या मानते हैं, अनंत मानते हैं, क्या मानते हैं, अनंत मानते हैं, वो भी तो एक हो सकता है, यानी कि 7 प्रकार से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हो सकता है। यहां तक सभी को क्लियर है। अवतल दर्पण में कितने प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण हो सकता है, 7 प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण हो सकता है। चलिए तो अब हम निर्माण करते हैं प्रतिबिंब का 7 तरह से निर्माण, मतलब 7 प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए क्या चाहिए, तो आपको हम किरण आरेख का नियम पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं, किरण आरेख का नियम। देखिए कोई भी प्रतिबिंब का निर्माण करना है तो आपको कितने किरण आरेख के नियम पढ़ाए गए हैं, 4 पढ़ाए गए हैं। आप किसी 2 किरण आरेख के नियम को लेंगे, किसी भी 2, आपको जो दिल करे उसको ले सकते हैं आप। 4 है, 4 में से जिसे मन करे उसे ले सकते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 लेना है, तो 2 को लीजिए। और 2 को लेने के बाद में क्या करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, तो हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, प्रतिबिंब के निर्माण के लिए क्या आवश्यकता है, तो किरण आरेख की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से केवल 2 लेंगे। केवल कितने लेंगे, हमको 2 की आवश्यकता पड़ेगी। हमको कितने बताए हैं आपको, हम आपको 4 बताए हैं। आप आवश्यकता हिसाब से आपको जो सुटेबल लगे उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा, आपका भी प्रतिबिंब का निर्माण एकदम सही होगा। चलिए तो हम सबसे पहला पॉइंट का निर्माण करेंगे, यानी कि जब कोई वस्तु P पर हो, जब कोई वस्तु P पर हो तो क्या होगा, तब वस्तु का प्रतिबिंब P पर वस्तु के बराबर सीधा अर्थात काल्पनिक बनता है। देखिए P क्या होता है, P होता है ध्रुव, यानी कि दर्पण का जो बीचों बीच जो भाग हो जाएगा उसको ध्रुव बोलते हैं। लेकिन सोचिए क्या दर्पण में कोई वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है, जी नहीं बन सकता है ना। हम लोग कल्पना कर लेंगे, मान लेंगे कि दर्पण पे क्या है, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि एक प्रतिबिंब का यहाँ पे क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार इस प्रतिबिंब का निर्माण होता है, बस इतना ही करना रहता है, ठीक है। और ये बताइएगा क्या यह प्रतिबिंब P जो है सीधा है कि नहीं है, सीधा है, अर्थात क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जब वस्तु P और F के बीच हो। जब वस्तु P मतलब क्या होता है, ध्रुव, और F मतलब क्या होता है, फोकस। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तब क्या होगा, तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आवर्धित, सीधा अर्थात काल्पनिक बनता है। तो चलिए हम बनाकर चेक ही कर लेते हैं क्या। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक स्केल का निर्माण करेंगे, और स्केल लेने के बाद में एक लंबी रेखा लेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख अक्ष बोलते हैं। क्या इस लाइन को क्या बोलते हैं, मुख अक्ष बोलते हैं। चलिए अब मुख अक्ष पे हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्ता केंद्र का निर्माण करेंगे, फोकस का निर्माण करेंगे, और ध्रुव का निर्माण करेंगे यानी कि पोल का निर्माण करेंगे। आपको हम बताए हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C और F के बीच की जो दूरी होती है P और F के बीच की दूरी के बराबर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं P और C की दूरी जो है P और F की दूरी के आधी होती है, मतलब दुगुनी कह सकते हैं, ठीक है। P और C की दूरी जो होती है P और F की दुगुनी होती है। यहाँ तक क्लियर है ना। आपको हम सिद्ध करके भी बताए हुए थे अवतल दर्पण द्वारा, अभी उत्तल दर्पण द्वारा बाकी है, उसको भी सिद्ध करके आपको हम बता देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद में हम स्केल को हटाते हैं
और हम दर्पण का निर्माण करते हैं। कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। चलिए अब हम आपको क्या बताया है, 4 किरण आरेख के नियम है। 4 किरण आरेख के नियम है जिसमें से किसी 2 किरण आरेख को नियम को लेना है। तो हम अब एनिमेशन तैयार किए हुए हैं, ठीक है दोस्त। तो हम एनिमेशन तैयार किए तो हम 2 अपने हिसाब से किरण आरेख के नियम ले चुके हैं। आप चाहे तो कोई अन्य 2 को ले सकते हैं, ठीक है। हम जिसको लिए हैं आप चाहे तो इस हिसाब से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो किसी अन्य किरण आरेख के नियम से भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वस्तु लेते हैं, कहाँ पे लेंगे? P और F के बीच में लेंगे। तो चलिए P और F के बीच में कोई वस्तु लेते हैं। आप किसी भी स्थान पे ले सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे वस्तु को ले रहे हैं, ये रहा हमारा वस्तु, ठीक है, ये हमारा वस्तु रहा। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, किरण आरेख का किसी भी 2 नियम को हम यहाँ से सिद्ध करेंगे, यानी कि लेंगे। तो चलिए जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर हो तो कहाँ से आपतित होगी? तो फोकस से आपतित होती हुई महसूस होगी। तो चलिए यहाँ से फोकस से आपतित होती हुई महसूस हो रही है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम किरण आरेख लेते हैं। तो देखिए इसको हम पीछे ले गए हैं, यानी कि एक काल्पनिक इमेज बनने वाला है, ठीक है। क्यों बनेगा अभी हम बताते हैं। और सेकंड, जब कोई वस्तु ध्रुव पर आपतित होती है, क्या होता है? जब ध्रुव पर आपतित होती है तो उसके साथ बराबर कोण बनाते हुए क्या होती है? रिटर्न चली जाती है। एक बात बताइएगा, आपको हम बताए हुए थे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब बताए हुए थे। जब किसी वस्तु का निर्माण, किसी प्रतिबिंब का निर्माण किसी कटान बिंदु से होता है, 2 रेखाएं की कटान बिंदु से होता है ना, काल्पनिक रेखाएं के कटान बिंदु से होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक रेखाएं के मतलब वास्तविक किरण के कटान बिंदु से होता है तो वास्तविक किरण पुंज बोलते हैं। तो जब बताइएगा, जब ए वाली किरण, यानी कि जो ए वाली पी से निकल रही है किरण, वो कहीं और जा रही है, यहाँ से दूर भाग रही है, और ए क्या है, ए भी दूर भाग रही है, तो कभी इसका मिलन होगा? कभी मिलन नहीं होगा। जब मिलन नहीं होगा तो कभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जब पीछे भाग रही है मतलब दूर भाग रही है, तो एक जगह तो कहीं ऐसा जगह होगा ना जहां ये दोनों एक दूसरे को काट रही होगी। तो हाँ सर जी काट रही है ना, देखिए यहाँ पे लग रहा है ना कि ये दोनों यहाँ से अगर आती और ये भी यहाँ से आ रहा होगा तो यहाँ पे काटता, तो इसी बिंदु पर हमारा क्या होगा? प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो देखिए कौन सा बिंदु से निर्माण हुआ है, कौन सा किरण बिंदु से निर्माण हुआ है? तो काल्पनिक बिंदु से निर्माण हुआ है। तो ये प्रतिबिंब भी क्या होगा? काल्पनिक बनने वाला। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब क्या है? काल्पनिक है कि नहीं है? और क्या है? वस्तु से बड़ा है। देखिए वस्तु कितना छोटा और यहाँ पे प्रतिबिंब कितना बड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बना है ना बाबू, देखिए दर्पण के पीछे है, वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा है, देखिए इसकी लंबाई कितनी कम है और इसकी लंबाई कितनी ज्यादा है, तो वस्तु से बड़ा है। आवर्धित यानी कि बड़ा होता है। सीधा, देखिए ये भी सीधा है ना, इसका नट्टी ऊपर की तरफ है तो इसका भी नट्टी क्या है? ऊपर की तरफ है, अर्थात काल्पनिक बनता है। तो ये बिल्कुल सही बात है ना। तो इस प्रकार हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समझ पा रहे हैं ना। ए प्रतिबिंब का निर्माण बोर्ड मॉडल है बाबू, इसे आप लिख लीजिए क्या है? बोर्ड मॉडल है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। ये काफी इंपोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब वस्तु F पर हो, अभी हम लोग ध्रुव पर पढ़ लिए, फोकस और ध्रुव के बीच में पढ़ लिए, तब किस पर पड़ेगा? फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा, आवर्धित, उल्टा अर्थात वास्तविक बनता है। तो चलिए हम निर्माण करते हैं। सेम प्रोसेस करेंगे, एक स्केल लेंगे, एक मुख्य अक्ष लेंगे, उस पर क्या करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्ता केंद्र का निर्माण करेंगे, फोकस दूरी का निर्माण करेंगे, ध्रुव का निर्माण करेंगे और एक दर्पण लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अवतल दर्पण ले लिए। अब हमको वस्तु कहाँ रखना है? फोकस पर रखना है। कहाँ रखना है? फोकस पर। चलिए एक फोकस पर वस्तु लेते हैं। ये वस्तु फोकस पर है ना बाबू। चलिए यहाँ से भी एक किरण निकाले हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। दूसरा किरण लेंगे, सेम किरण हम लेंगे और ये हो रही है ध्रुव प्राप्तित हो रही है, तो बराबर कोण बना के क्या होगी? निकल जाएगी। अब कहिएगा सर ये भी तो नहीं मिल रहा है कहीं, तो देखिए एक कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा, यह ना कहीं न कहीं जाकर मिलेगा, तब जाके ना प्रतिबिंब का बाबू निर्माण होगा। क्योंकि समांतर है, समांतर की जो रेखाएं होती है वो कभी कहीं मिलती है, आप लोग मैथ में पढ़े हुए कभी नहीं मिलती, लेकिन इसमें फिजिक्स क्या करता है, इस मैथ के लॉ को यहाँ पे खारिज कर देता है और बताता है कि यह कहीं ना कहीं जाकर अनंत पर मिल जाती है।
तो अनंत पर मिलती होगी तो प्रतिबिंब का भी तो निर्माण बहुत बड़ा होता होगा। जी सर, बहुत बड़ा होता होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यानी कि जहां जिसका कहीं अंत ना हो सके वहां पे जाके लेकिन इसका वस्तु का प्रतिबिंब बनता तो है बाबू। और क्या होता है, बड़ा बनता है। और क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब है, अगर देखिए इसका नट्टी क्या है, ऊपर की तरफ है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो इसका नट्टी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, उसका नट्टी नीचे की तरफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। चलिए अब 4 नंबर देखेंगे, क्योंकि आपको हम बताए थे 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट को हम पढ़ने वाले हैं। 4 नंबर पॉइंट क्या है, जब वस्तु C और F के बीच हो, यानी कि जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, उल्टा अर्थात वास्तविक बनता है। इसे देखते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, स्केल लेंगे, एक मुख्य अक्ष लेंगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे, फोकस बनाएंगे और क्या पोल का निर्माण करेंगे, उसके बाद में स्केल को हटाएंगे और क्या करेंगे, अवतल दर्पण लेंगे। चलिए अब क्या करना है, हमको वस्तु को C और F के बीच लेना है। तो यहां से लेकर, ठीक है, यहां तक हम कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, यहां से लेकर कहीं भी ले सकते हैं। प्रतिबिंब का निर्माण वहीं पे होने वाला है, ठीक है। चलिए उसमें से हम कहीं भी ले लेते हैं, एक वस्तु ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये कोई वस्तु है और यहाँ से क्या होगी, कोई प्रकाशीय किरण निकलेगी। तो चलिए, जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है। तो इसको हम फोकस से निकालते हैं, ठीक है। अब फोकस से निकल रही है ना, जब फोकस से निकलेगी अब देखते हैं दूसरा किरण आरेख का नियम लेंगे। देखिए आपको बताया ना 4 किरण आरेख का नियम, आप किसी भी 2 को ले सकते हैं, लेकिन हमको आसानी हो रहा था बनाने के लिए तो हम इस प्रकार का लिए। आप चाहे तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ये भी बहुत आसान तरीका है। आप चाहे तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारिएगा, वहां से भी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। सपोज कि देखिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारते हैं, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से ना होगा बाबू, तो हम यहाँ से देखिए लेते हैं, ऐसे ट्राई कर रहे हैं बनाने का। सपोज कि दर्पण बड़ा है, ठीक है, तो ये कहाँ से निकलेगी, ऐसे निकलेगी ना। तो देखिए यहाँ पे कटान बिंदु बन रहा है इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा कि नहीं होगा, सेम बात होगा। देखिएगा यही बात यहाँ पर भी होने वाला है। अब देखिए हम दूसरा लेते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो बराबर कोण बना के क्या होती है, परावर्तित भी हो जाती है। देखिए यहाँ पे सेम यहीं पे कटान बिंदु बना कि नहीं बना बाबू, तो यहीं पे कटान बिंदु बना है और यहीं पे प्रतिबिंब का भी निर्माण हुआ है। तो हम बताए ना किसी भी किरण आरेख को लीजिएगा, जो भी किरण आरेख है ना, किसी भी किरण आरेख को लीजिएगा, लेकिन लेना कहाँ से है, वस्तु के मुहाने से लेना है। आपको हम नहीं बताए शुरू में, कभी भी किरण आरेख को लेना है तो वस्तु के मुहाने से लेना है, ना कि नीचा से लेना है। जो वस्तु का मुहाना होगा ना, वहां से हम निर्माण करेंगे किसी वस्तु को। देखिए हम यहाँ पे शुरू से देख लेते हैं एक बार। हम अभी जो भी किरण लिए कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से किरण का निर्माण कर रहे हैं। हम कोई भी अगर किरण ले रहे हैं तो यहाँ से ले रहे हैं ना बाबू, मुहाने से लेना, ना कि यहाँ से लेना है। यहाँ से कभी मत लीजिएगा, कभी भी लेना है तो ऊपर से लीजिएगा। कभी भी मुहाने से यानी कि ऊपर से लेना है, तो यहाँ से हम लेने के बाद में देखिए प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे थे, कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। इस पॉइंट पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, से वक्ता केंद्र, इसे क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र। और इधर हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, यानी कि वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जब वस्तु C और F के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। देखिए वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बना है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, देखिए वस्तु से बड़ा है कि नहीं है, वस्तु से बहुत बड़ा है ना, ठीक है, तो बड़ा है, उल्टा अर्थात वास्तविक बनता है। देखिए उल्टा है ना, ये उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मुंडी कहाँ है, ऊपर की तरफ, एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एरो क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब है। यहाँ तक क्लियर है 4 पॉइंट। कभी भी कहाँ से लेना है हमको किरण आरेख के नियम को, तो मुहाने से लेना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और कितने किरण आरेख के नियम है, 4 किरण आरेख के नियम है, जिसमें से हम कितने को ले सकते हैं, 2 को ले सकते हैं, मिनिमम 2 को ले सकते हैं, मैक्सिमम चाहे तो आप चारों के चारों ले सकते हैं, ठीक है। मिनिमम आप 2 को ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या हो सकता है, चारों को चारों ले सकते हैं। आप एक लेकर आप कभी भी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर पॉइंट। जब वस्तु C पर हो, जब वस्तु C पर हो तब क्या होगा, तब वस्तु का प्रतिबिंब C पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा अर्थात वास्तविक और वस्तु के बराबर बनता है। चलिए देखते हैं, सेम प्रोसेस है बाबू, इस प्रोसेस को आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब दर्पण ले लिया,
अब क्या करेंगे, एक वस्तु लेंगे, सी पर वस्तु लेंगे। हम क्या करेंगे, सी पर कोई वस्तु लेंगे। चलिए तो हम सी पर वस्तु लेते हैं, ये रहा हमारा कोई वस्तु। अब किरण आरेख का दो नियम लेंगे ना बाबू। तो किरण आरेख का ये नियम है ना, जब कोई वस्तु पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से गुजरती है। तो देखिए फोकस से गुजर रही है, सेम है किरण आरेख का नियम है, आपको हम पढ़ाए हुए थे। अब देखिए प्रतिबिंब का भी निर्माण सेम हुआ कि नहीं हुआ, लग रहा है कि नहीं बाबू, दोनों बराबर प्रतिबिंब है, लग रहा है दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है कि नहीं है, जी हाँ सर है। तो क्या यहाँ पे सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिद्ध भी हो रहा है। तो आपको वीडियो, हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, आप अंत तक बने रहिएगा, आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा। इसके बाद में मैजिक भी आएगा आपके लिए, मैजिक में तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। और वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब वस्तु सी और अनंत के बीच हो, जब वस्तु सी और अनंत के बीच हो तब क्या होगा। सी मतलब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता, यहाँ पे वक्ता गलत है, ठीक है, इस प्रकार होता है ना बाबू, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा अर्थात वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है। चलिए दोस्तों, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। किसके द्वारा, तो प्रतिबिंब बनाकर सिद्ध करेंगे। चलिए सेम प्रोसेस, इस प्रोसेस को बार बार दोहराने से फायदा है कि आपको हम एक बार में बता दिए ना, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा। आपको पता है ना, कभी भी लीजिएगा तो बराबर दूरी लीजिएगा। अगर आप छोटा बड़ा दूरी लेते हैं ना तो क्या होगा, आपको छोटा बड़ा दूरी लेने से कि आपका जो फोकस कभी यहाँ बनेगा, कभी वहां बनेगा, कभी प्रतिबिंब सही जगह पे नहीं बन पाएगा। इसीलिए आप हमेशा बराबर लाइन लीजिएगा और बराबर प्लेस लीजिएगा। यहाँ पे पी और एफ की दूरी बराबर होनी चाहिए, एफ और सी की दूरी उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं सी और एफ के बीच, सी और अनंत के बीच। सी और अनंत के बीच हमें यहां से लेकर, ठीक है, थोड़ा आगे तक, मतलब बहुत आगे नहीं, थोड़ा आगे तक हम जा सकते हैं। बहुत आगे की बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा आगे तक हम जा सकते हैं, ठीक है। वहां पे कहीं भी लेंगे तो ये हमारा नियम क्या होगा, काम आएगा। चलिए तो हम लेते हैं, हम मान गए हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ से हम दो किरण आरेख के नियम निकाल दिए, दो किरण आरेख गुजार देंगे, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ से देखिए हम लोग नियम पढ़े ना, मुहाने से गुजारना आपको बताया है ना। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से गुजरती है। दूसरा क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के साथ बराबर कोण बनाते हुए क्या होती है, परावर्तित भी हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के साथ आई कोण बनाएगी तो यहाँ पे भी क्या हो गया, आई कोण होगा, लेकिन नाम बदला जाता है ना, आई और आर हो जाता है। और आई इक्वल क्या हो जाता है, आई इक्वल हो जाता है आई आर, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। यहां तक बाबू क्लियर है। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ निर्माण होता है, तो आपको हम बताए हैं, दो कटान बिंदु जब आपस में मिलती है वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखिए यहीं पे ना कटान बिंदु है, तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है ना बाबू। तो यही क्या है, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, देखिए उसी प्लेस पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर वहीं पे हुआ है। चलिए तो हम इसको देखते हैं क्या सही है कि गलत है। तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बना है, बिल्कुल सही है सर। यह प्रतिबिंब उल्टा अर्थात वास्तविक बनता है। देखिएगा तो वास्तविक है ना, यहाँ पे इसका मुंडी कहाँ है, ऊपर की तरफ है, यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ है, तो उल्टा है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब है और वस्तु से छोटा बनता है। देखिए वस्तु की हाइट थोड़ा बड़ी है ना, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा छोटा है कि नहीं है, यहाँ पे मान के 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कितना है, 3 सेंटीमीटर ही है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है तो एक बार थम्स अप तो कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, तो आपको हम बताते हैं जब चंद्रमा, सूर्य इत्यादि जैसे वस्तु दर्पण के सामने होने पर उन्हें अनंत दूरी स्थिति मान लिया जाता है, स्थिर मान लिया जाता है, ठीक है। देखिए यानी कि जो चंद्रमा होता है, जो लाइट देता है हमें, चंद्रमा, सूर्य, इस सभी को हम क्या मान लेते हैं कि दर्पण के सामने जो होता है इसे हम मान लेते हैं कि अनंत पर है, इनके पास हम लोग नहीं जा सकते, अनंत मान लेते, इतना समझिए, ठीक है। तो ऐसी वस्तु से आने वाली किरणें क्या होती है, एक समांतर होती है ना, आपको बताया है ना, जब सूर्य से प्रकाश की किरण आएगी तो क्या एक दूसरे के समांतर आएगी। जब समांतर आएगी तो अवतल दर्पण पर प्रतीत होती है, तो वह दर्पण से परावर्तित होकर फोकस बिंदु पर जमा हो जाती है। जब हम बताएं जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो कहां से गुजरेगी बाबू, फोकस से गुजरेगी, तो सब फोकस पे आकर जमा होगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और कितना होगा, अत्यंत छोटा, यानी कि जब फोकस पर जमा ही हो जाएगा सब,
तो मुश्किल से छोटा होगा ना, एकदम छोटा ना के बराबर होगा। वही बात है यहाँ पे। तो इसको हम देखेंगे ग्राफ के माध्यम से, आई मीन एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ पे अब लिए दो समांतर, ठीक है बाबू, ए रहा, ए है एक समांतर किरण आई, कहां से टकराई, यहाँ पे टकराई, तो कहां से निकलने के प्रयास करेगी, फोकस से निकलने के प्रयास करेगी। लेकिन फोकस से सर नहीं निकल रहा है, यहाँ पे आपका नियम फेल हो गया। तो बाबू ये दर्पण है, दर्पण क्या है, गोलीय खोखले गोले का हिस्सा है। तो हम यहां तक लिए हैं, मन किया हम यहां तक बढ़ा के इसको यहां तक ले लिए हैं, तो इसको क्या हम यहां से इसको मुख्य अक्ष नहीं मान सकते हैं, तो मुख्य अक्ष मान लेंगे। तो क्या ये आई एंगल है, तो इसको आर एंगल नहीं मान लेंगे, मान सकते हैं ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे निर्माण हुआ है प्रतिबिंब का, ठीक है। ये दूसरे के साथ मत कीजिएगा, सिर्फ इसी के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा ना बाबू। तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब पर फोकस पर निर्माण हो रहा है वस्तु का, और कैसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना, वस्तु से अत्यंत छोटा सबसे छोटा प्रतिबिंब बना ना। तो इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को समतल दर्पण और अवतल दर्पण काफी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब चलते हैं मैजिक की तरफ। मैजिक है हमारा एक जो ग्राफ है उसमें क्लियर, पूरा अवतल दर्पण क्लियर। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बेहतर है, वस्तु की स्थिति, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगा या आभासी होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा, आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा या बड़ा। क्लियर है। चलिए तब देखते हैं। जब वस्तु ध्रुव पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, ध्रुव पर हो, तो प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, ध्रुव पर ही बनेगी। और वास्तविक होगी या आभासी होगी, तो बाबू आभासी होगी। आभासी का मतलब क्या होता है आपको हम बताएं, काल्पनिक होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यहाँ तक क्लियर है। ध्रुव पर जब होगी कोई वस्तु तो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा और बराबर होगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होगा। चलिए दूसरा पॉइंट है, जब वस्तु ध्रुव यानी कि P तथा F के बीच हो तो दर्पण के पीछे बनता है। आपको हम सिद्ध करके बताए हैं ना बाबू, कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है। आभासी होगा तो क्या होगा, सीधा होगा। और सीधा है और प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है। क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है। चलिए अब देखते हैं F पर, जब यानी कि फोकस पर हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, तो अनंत पर होता है। जब वस्तु फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होता है। और वस्तु का निर्माण कैसा होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक या आभासी, तो वास्तविक होती है यानी कि सीधा बनेगा, सॉरी वास्तविक होता है यानी कि क्या होगा, उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आपको हम सब बताए हुए हैं बाबू ना। चलिए अब देखते हैं, F तथा C के बीच हो, जब वस्तु क्या हो, F तथा C के बीच हो तो क्या होगा, C तथा अनंत के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, C तथा अनंत के बीच में होगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और सीधा होगा या उल्टा होगा, तो उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और वस्तु से प्रतिबिंब का जो आकार होगा कैसा होगा, छोटा कि बड़ा, तो ये बड़ा होगा, बहुत बड़ा भी नहीं होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। जब वस्तु C पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, वक्ता केंद्र पर हो, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, C पर ही बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और साथ में क्या होता है, वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। याद रखिएगा, जब प्रतिबिंब कभी भी उल्टा हो जाए तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। और सीधा होगा तो काल्पनिक होगा, और काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। क्लियर है। और एक ऐसा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। उसका आकार जो होता है वस्तु के बराबर होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब देखेंगे C तथा अनंत के बीच, जो वस्तु C तथा अनंत के बीच होगा तो क्या होगा, C तथा F के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब वस्तु C तथा अनंत के बीच हो तो C तथा F के बीच में ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और कैसा प्रतिबिंब होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और सीधा होगा कि उल्टा होगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। क्योंकि अभी आपको बताना, जब वास्तविक होगा तो पक्का है कि उल्टा होगा, और जब आभासी या काल्पनिक होगा तो सीधा है कि सीधा ही होगा। और प्रतिबिंब कैसा बनता है बाबू, छोटा बनता है, बहुत छोटा नहीं बनता है, छोटा बनता है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, अनंत पर, अनंत पर तो यहाँ पे बनेगा, फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और उल्टा बनता है। और उसका आकार क्या होता है, तो बहुत छोटा आकार होता है। यहां तक सबको क्लियर है।
तो चलिए यहां से एक पॉइंट बनता है, देखिएगा हम लोग पढ़े क्या है कि समतल दर्पण क्या होता है, सिर्फ बराबर तस्वीर बनाता है, यानी कि बराबर प्रतिबिंब का निर्माण करता है। बराबर क्या करता है, प्रतिबिंब का निर्माण करता है। लेकिन यहां पे देखिएगा बाबू, अवतल दर्पण जो है ना, बराबर भी बना रहा है, उसके बाद में क्या बड़ा भी बना रहा है, बहुत बड़ा भी बना रहा है, बड़ा भी, हाँ बड़ा भी है, बहुत बड़ा भी है, छोटा भी है और बहुत छोटा भी है। यानी कि अवतल दर्पण सभी आकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है। इस बात को याद रखिएगा, अवतल दर्पण जो है सभी आकार का, अवतल दर्पण सभी आकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है, सभी आकार के प्रतिबिंब का क्या करता है, निर्माण करता है। याद रखिए इस पॉइंट को, प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखिए, अवतल दर्पण सभी आकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है, छोटा बड़ा, बहुत छोटा, बराबर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब पढ़ेंगे किसके द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा। तो बाबू समझते हैं अब इस बात को हम, ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन में ला सकता है, लेकिन कंफ्यूजन आने नहीं देंगे हम। चलिए यहाँ पे हम एक अवतल दर्पण लिए थे उस समय, अब लेंगे क्या, उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो बाबू ये बताइएगा, इसका परावर्तक सतह कौन है, ये जो ब्लू लाइन है यही ना परावर्तक सतह है, नहीं ना, ये नहीं है, कौन है, व्हाइट लाइन परावर्तक सतह है। हम जान रहे थे, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। ब्लू लाइन क्या है, इसका कलई किया हुआ भाग है। तो सर इसका फोकस इधर दिए हैं आप, वक्ता के अंदर इधर दिए हैं, किस प्रकार, तो आपको हम पार्ट 2 में क्लियर किए हुए थे, हम यहाँ पर भी आपका क्लियर कर देते हैं। हम आपको बताए हुए थे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या, खोखले गोले का हिस्सा है। एक हम बाहर से जब इसको कलई करेंगे तो हम जानते हैं हर एक गोला का क्या होता है, एक केंद्र होता है ना। बाहर से कलई करेंगे तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह की तरफ हो जाएगा। लेकिन जब हम भीतर से ही इसको कलई कर देंगे तो इसका वक्ता केंद्र कहाँ जाएगा भैया, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा ना, यहीं पे ना जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, कलई किए हुए भाग के पीछे जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कलई किए हुए भाग के पीछे आया कि नहीं आया, क्योंकि हम क्या किए हैं, ये दर्पण है, उभरा हुआ है, ऐसा ही है ना, इसको हम काट दिए, यहाँ से हम यहाँ से काट दिए, तो ऐसा ही ना है, यही ना है बाबू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो इसीलिए इसे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस क्या होगा, पीछे की तरफ होता है। तो अब इसको देखिए, प्रतिबिंब क्या बन सकता है बाबू, जब इधर से हम चेहरा देख ही नहीं पाएंगे तो इधर से हमारा तस्वीर बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो बनेगा कहाँ से, इधर से बनेगा। इस एरिया से हमको क्या होगा, तस्वीर का निर्माण होने वाला है। तो चलिए इस एरिया से हम तस्वीर का निर्माण करते हैं। तो देखिए एक तस्वीर कहाँ बनेगा, पोल पर बनेगा, एक कहाँ बनेगा, पोल पर, दूसरा कहाँ बनेगा, पोल और अनंत के बीच, यानी कि सूरज की दूरी को क्या मान लेते हैं हम, अनंत मान लेते हैं। तो एक में यहाँ से, मतलब इसको हम पूरा ले सकते हैं ना, इधर कहीं भी ले ले, एक दो हो गया, पहला यहाँ पे बनेगा, दूसरा यहाँ पे बनेगा, और तीसरा कहाँ पे बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। यहां तक क्लियर है। चलिए क्लियर होना भी चाहिए। चलिए इसको हम देखते हैं अब। तो सबसे पहले हम पहला निर्माण करेंगे, जब वस्तु P पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, P पर, वस्तु के बराबर सीधा अर्थात काल्पनिक बनता है। सिंपल है, कोई दर्पण होगा, दर्पण में घुस के थोड़ी ना प्रतिबिंब बनाएंगे बाबू। तो यहाँ पे दर्पण में घुस के हमको प्रतिबिंब बनाना है, तो एक काल्पनिक प्रतिबिंब ही होने वाला है। इस प्रकार हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हम आपको पीला कलर से ड्रॉ करके बताएं, एक सिर्फ लाइन ले लेना है बीच में दर्पण के ऊपर, ये इसका क्या हो जाएगा, एनिमेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। जब वस्तु P और अनंत के बीच हो, जब वस्तु कहाँ हो, P और अनंत के बीच, तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा अर्थात काल्पनिक बनता है। तो चलिए हम पहले अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। किस प्रकार निर्माण करेंगे, हम पार्ट 2 में बताए हुए हैं। आप पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, देखते हैं आगे। तो आपको हम बता दिए थे ना पार्ट 2 में हम बता दिए हुए थे, और यहां पर भी आपको हम ट्राई करते हैं बता देने का, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात है, प्रतिबिंब का निर्माण क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक मुख्य अक्ष लेंगे,
और मुख अक्ष लेने के बाद में एक वक्ता केंद्र का निर्माण करेंगे। कहीं भी वक्ता केंद्र का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से फोकस की दूरी नापेंगे। किससे? स्केल के माध्यम से। मान लिए कि इसकी दूरी 2 मीटर है। अब यहाँ से फिर हम 2 मीटर ही लेंगे। कितना मीटर लेंगे? 2 मीटर ही लेंगे। 2 मीटर की दूरी पे क्या लेंगे? एक पोल ले लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण का निर्माण करेंगे। उत्तल दर्पण का हम यहाँ पे निर्माण कर दिए। अब क्या करना, जब वस्तु P और अनंत के बीच होता है, हम इस तरह कहीं भी एक प्रतिबिंब ले लेंगे। ठीक है, वस्तु ले लेंगे। चलिए हम वस्तु लेते हैं। अभी जाके इसके लाया है, एनिमेशन कुछ गड़बड़ा गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम वस्तु एक ले लिए। अब इसका निर्माण करते हैं। क्या करेंगे, इसका प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। तो हम आपको बताए हैं बाबू ना कि किरण आरेख के कितने नियम है? 4, जिसमें से हमको निर्माण करने के लिए प्रतिबिंब की कितनी आवश्यकता पड़ती है? मिनिमम 2। कहाँ से लेंगे कभी भी? तो मुहाने से लेंगे। मुहाने कहने का मतलब है सबसे ऊपरी भाग से लेंगे। यहाँ से हम कभी भी किसी किरण को गुजारेंगे, यहाँ से कोई भी किरण आरेख का नियम कार्य करेगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ से किरण आरेख का नियम लेते हैं। फर्स्ट, जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर हो तो क्या होती है? फोकस से निकलती हुई महसूस होती है। देखिए फोकस से निकलती हुई महसूस हो रही है, लग रहा है ना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से लग रहा है कि फोकस से निकलती हुई महसूस हो रही है। बात सही है कि गलत है बाबू? लग रहा है ना, फोकस से निकलती हुई महसूस हो रही है। और सेकेंड लेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ती है तो मुख अक्ष के साथ बराबर कोण बनाते हुए क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। यही तो है मतलब किरण आरेख का नियम। तो ये भी नियम ले लिए। अब हम काल्पनिक जो है उसको हम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी लग रहा है ना कि बाबू यहाँ से हमारी जो प्रकाश है, जो फोकस से जो मुख अक्ष के समांतर जो किरण आपतित हुई है और जो रिफ्लेक्ट हुई है, वो लाइन कहाँ से निकलती हुई महसूस हो रही है? फोकस से निकलती हुई महसूस हो रही है। और ए वाला जो लाइन है, ये लग रहा है ना कि इधर से आई हुई है। तो देखिए सेम है जी हाँ सर, लग रहा है ना कि यहाँ से आई, यहाँ से निकल के आई है इस बिंदु से। और कटान बिंदु कहाँ हो रहा है इसको? यहाँ पे, यहाँ पे। ऐसा हम क्यों किए हैं, पीछे क्यों लिए हैं? तो पीछे लेने का मकसद है बाबू कि हम ये दोनों बिंदु को, इस दोनों बिंदु को कभी मिला पाएंगे? दोनों मतलब भाग रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है, तो कभी नहीं मिल सकता है ना। तो हम दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे निर्माण करने जा रहे हैं प्रतिबिंब को। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस पॉइंट पे बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिएगा प्रतिबिंब की आकार कितनी है? काफी छोटी है। प्रतिबिंब की आकार कितनी है? काफी छोटी है। और वस्तु की आकार क्या है? काफी बड़ी है। तो यहाँ पे क्या होगा? तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बना है, वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा बना है और सीधा बना है, सीधा बना है। यानी कि क्या होगा? प्रतिबिंब ऑटोमेटिक है कि काल्पनिक प्रतिबिंब ही होने वाला है। अभी आपको हम बताएं, जब सीधा होगा तो आभासी होगा। आभासी मतलब क्या होता है? काल्पनिक होता है, यानी कि काल्पनिक होगा। और उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। यहां तक क्लियर है? चलिए अब अंतिम है इसका, क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहां हो? अनंत पर हो। तो तब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर वस्तु से अत्यंत छोटा, सीधा अर्थात काल्पनिक बनता है। इसको हम सिद्ध करते हैं। सेम प्रोसेस, ठीक है। अब अनंत मान ली सेंटर ऑफ कर्वेचर की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए हम नहीं दिए। चाहे तो आप यहाँ पे दे सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बाबू, तो कोई आवश्यकता नहीं है तो हम नहीं दिए हैं। ठीक है, तो हटाइए इसको। अब हम लेते हैं, हम आपको बताए थे उसी समय कि जब क्या होता है, सूर्य की जो किरण होती है ना, उन लोगों को हम क्या मान लेते हैं? अनंत दूरी मान लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो क्या होगी? फोकस से होकर गुजरेगी। देखिए फोकस होकर गुजर रही है। और एक और किरण आरेख लेंगे। क्यों ले रहे हैं बाबू ये वाला? याद देखिए, हम आपको बताए थे शुरू में ही, क्या बताए हैं? बताए यही है कि जो सूरज से जो प्रकाश की किरण निकलती है वो क्या होती है? समांतर किरण होती है। तो ये देखिए समांतर है, एक दूसरे के समांतर है ना बाबू? तो समांतर है, तो फोकस से होकर गुजर रही है, लग रहा है ना? फोकस पे आके जमा हो जा रही है। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एकदम छोटा बनेगा ना? प्रतिबिंब तो बनेगा ना बाबू, यहाँ पे प्रतिबिंब तो बनेगा, इस पॉइंट पे प्रतिबिंब बनेगा, एकदम छोटा बनेगा। ठीक है, चलिए हमको आशा है कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। इसका मैजिक देखते हैं। ये रहा हमारा मैजिक, हम इसका नाम क्या दिए हैं? मैजिक। एक बार में याद। चलिए ये है वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी कि वास्तविक होगा या आभासी होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा, आकार में कैसा होगा, वस्तु से छोटा या बड़ा होगा।
तो तीन तरीका से बनेगा प्रतिबिंब, यानी कि तीन प्रतिबिंब बनने वाला है इसमें। पहला ध्रुव पर, तो ध्रुव पर बनेगा तो ध्रुव पर ही रह जाएगा। और कैसा होगा, अभासी होगा। तो अभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा और बराबर प्रतिबिंब बनने वाला है। ध्रुव तथा अनंत के बीच कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब है कि सीधा प्रतिबिंब बनेगा और यह छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और तीसरा क्या है, जब अनंत पर हो तो अनंत पर क्या होगा, फोकस पर बनेगा। और आभासी होगा, आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा और बहुत छोटा होने वाला है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आपको हम बताए हुए थे अवतल दर्पण में पॉइंट कि अवतल दर्पण जो है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, बहुत बड़ा, सभी प्रकार का वस्तु बनाता है। एक और बात उसी में हम जोड़ लीजिए अवतल दर्पण में कि जो अवतल दर्पण है ना, आभासी तथा क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब दोनों का निर्माण करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दोनों का निर्माण करता है। वास्तविक प्रतिबिंब दोनों का निर्माण करता है, दोनों का निर्माण करता है। इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, ठीक है, वहां पे अवतल दर्पण के पास। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए उत्तल दर्पण कैसा निर्माण कर रहा है, हमेशा छोटा निर्माण कर रहा है ना बाबू। तो हमेशा उत्तल दर्पण छोटा निर्माण करता है। और कैसा प्रतिबिंब होता है, प्रकृति क्या होती है, तो ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ये कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं करता है। तो हमको आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को अभी तक अच्छा लग रहा है। और अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब का निर्माण करता है, तो अवतल दर्पण आभासी, वास्तविक, सीधा, उल्टा, बराबर, छोटा, बहुत छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा, यानी कि सभी प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। और समतल दर्पण केवल बराबर प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तीनों यहां तक क्लियर होगा आप सभी को। अगला पॉइंट क्या है बाबू, अच्छा अगला पॉइंट है अवतल दर्पण का उपयोग। तो इसको हम पार्ट 4 में देखेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग जो है पार्ट 4 में देखेंगे। ये जो पार्ट 4 होने वाला है, ये आपके 5 नंबर जो क्लियर होंगे ना, 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसको क्लियर कराएगा।